students, let's start to learn विक्रिया कोटि के जो डेरिवेशंस होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का वो आपका क्लिक 7 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया कोटि के प्रकार, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल है। प्रथम कोटि विक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ की गणना कीजिए। स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हमें दिख रहा है प्रथम कोटि उत्पाद बनता है प्रारंभ। अभी देखा बच्चों, स्वागत है आपका शिवाजी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम में पढ़ रहे हैं आज अपने केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा पार्ट, रासायनिक बलगति चैप्टर है आपका। ऑब्वियसली इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं हम लोग अभिक्रिया कोटि के जो डेरिवेशंस होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला पार्ट आपने पढ़ा। चैप्टर का जो मैक्सिमम मार्किंग है वो आपका क्लिक 7 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया कोटि के प्रकार और इसके अलावा संघट्ट सिद्धांत क्या होता है और बहुत सारी चीज़ों को आपसे डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। तो 4th नंबर में आपको दिख रहा है न्यूमेरिकल है। प्रथम कोटि विक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ की गणना कीजिए। स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हमें दिख रहा है प्रथम कोटि विक्रिया से आप क्या समझते हैं, सौधरण स्पष्ट कीजिए एवं प्रथम कोटि विक्रिया का व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक मतलब डेरिवेशन करना होगा बेटा। व्यंजक का मतलब डेरिवेशन है यहाँ पर। तो चलिए डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो प्रथम कोटि विक्रिया का डेरिवेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे प्रथम कोटि विक्रिया की परिभाषा की। क्या है प्रथम कोटि की विक्रिया की परिभाषा? एक जनरलाइज वे में अगर हम लोग बात करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया या कोई भी अभिक्रिया की कोटि की जो बात आपको करनी होती है उसके लिए बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपसे कहा गया, ये जो m+n है ना, इसकी वैल्यू कितनी है। m+n की वैल्यू अगर 0 होती है तो शून्य कोटि की विक्रिया होती है, m+n की वैल्यू 1 होती है तो प्रथम कोटि की विक्रिया होती है। इसी तरीके से 2-3 होने पर द्वितीय तृतीय कोटि की विक्रिया होती है। लेकिन और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करते हैं तो प्रथम कोटि विक्रिया के लिए आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे प्रथम कोटि की विक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, क्या कहा जा रहा है? प्रथम कोटि विक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी विक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे प्रथम कोटि की विक्रिया कहते हैं। इजी है ना? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। डेरिवेशन में हमें क्या डिराइव करना है, एटलीस्ट हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए पहले से ही आपके माइंड में मेकअप हो कि आपने क्या डिराइव करना है। तो आपको डिराइव करना होता है फॉर्मूला, आई गेस आपको पहले से ही पता है। ये फॉर्मूला हमें डिराइव करके लाना होगा। तो चलिए शुरू किया जाए। कैसे होगा इस फॉर्मूले का डेरिवेशन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिराइव दिस फॉर्मूला। वेट अ मिनट। कलर चेंज करने के बाद भी नहीं चेंज होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया समीकरण का निगमन। प्रथम कोटि अभिक्रिया समीकरण का निगमन। चलिए निगमन करेंगे। निगमन मतलब डेरिवेशन की बात हो रही है। थोड़ी सी राइटिंग का इशू आ रहा है। चलो देखते हैं क्या है निगमन।
माना कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया समीकरण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है क्या है वो भी देख लेते हैं। A plus B gives the product। ओके, तब स्टार्टिंग में प्रारंभिक मात्रा A। चलिए A plus B ना लिख करके इसी रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। सिंपल, A gives that product। A 0 after t time, A minus x और x। ये क्या है? प्रारंभ में सांद्रता। ये क्या है? आफ्टर t टाइम सांद्रता, t समय बाद सांद्रता। नेक्स्ट एक चीज हम लोगों को पता होती है लॉ ऑफ मास एक्शन से, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो विकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टाइम कंसंट्रेशन। ओके, टी समय बाद सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब dx by dt is proportional a minus x। चलिए आगे काम करेंगे। अब यहाँ से आपकी मैथ स्टार्ट होने वाली है। छोटा सा काम है आपके लिए। क्या करेंगे? प्रपोर्शनल का साइन हटाइए, प्रपोर्शनल का साइन हटाइए बेटा। क्या आ जाएगा? dx by dt इक्वल k a minus x। dx by dt इक्वल k a minus x। आगे देखिए, टर्म्स एक साइड कर लेते हैं x वाले। dx अपॉन a minus x इक्वल k dt। आप इसे कुछ भी इक्वेशन बोल दीजिए। चलिए सेकंड बोल देते हैं। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, समाकलन करिएगा। dx अपॉन a minus x इक्वल्स टू k, कुछ नहीं है तो 1 होता है, dt। चलिए समाकलन कर लेते हैं। एज अ फॉर्मूला यहाँ पर क्या आने वाला है? ये आपका आ जाएगा माइनस लॉग ई a माइनस एक्स इक्वल के, जिसके सापेक्ष करते हैं 1 का वही आ जाता है के टी प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा। c बोलिए या i बोलिए, चलिए हम c लिख देते हैं। कांस्टेंट c हो गया। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया इसको। अब ये हमारे पास c जो है वो एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, इसकी वैल्यू में लानी है। तो हम क्या कहेंगे? अगर t 0 है तो ऑब्वियसली हमारा x क्या होगा? 0 होगा। कैसे? चला यहाँ देख लेते हैं। हमें x कब मिला था बेटा? हमें x मिल रहा है आफ्टर t टाइम, t समय के बाद मिल रहा है। हमें कब मिला है? x t समय के बाद। इट मीन अगर हमारे समय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, टाइम हमारा 0 है, तो क्या हमें x मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब 0 हो गया। एग्जैक्टली यही बात कही गई कि टाइम में जब चेंजेस नहीं हो रहा है तो फिर x हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। चलिए इसी बात को फॉलो करते हैं। समीकरण नंबर 2 में t की जगह पर 0 और x की जगह पर 0 रखते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 हो गया। यहाँ पर 0 रखेंगे तो a माइनस 0। इट मीन c इक्वल माइनस लॉग e a minus x। okay, this is minus x। add one more page। चलिए c की वैल्यू आपको मिल गई है। एक बार फिर से हम आपको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। क्या था समीकरण नंबर 2? तो समीकरण नंबर 2 हमारे लिए था log e a minus x इक्वल इक्वल के टी प्लस सी। ये था ना? चलिए यहाँ पर सी की वैल्यू रखेंगे। क्या आएगा बेटा? लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल के टी। पुट द वैल्यू माइनस लॉग
ई ए। ठीक है, अब यहाँ से आप लॉग वाले टर्म्स एक साइड कर दीजिए, हमें k का मान निकालना होता है, तो क्या आएगा k इक्वल 1/t इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका, आप अगर ध्यान देंगे तो क्या आएगा 1/t इंटू, चलो देखो जरा ध्यान से क्या आने वाला बेटा, log e a माइनस x, ये आ गया। अब आपने एक log का फॉर्मूला पढ़ा होता है, log m बाई n इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, log m माइनस log n होता है ना। चलिए इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं k इक्वल्स टू 1/t इंटू log a अपॉन a माइनस x। ध्यान से देखिए, ये आपको जो चाहिए था ना वो आ गया बेटा। एक काम बस क्या, यहाँ पर बेस e है ना। चलो जरा ध्यान से सुनते हैं क्या करिएगा। ऑन चेंजिंग बेस वैल्यू log का मान परिवर्तित करने पर, मतलब log e से log 10 में आप जाइएगा, तो जब log e से log 10 में जाते हैं तो एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो नंबर है हमारा 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस x। ठीक है, तो ये आपको जो डेरिवेशन चाहिए था वो आपका आ गया, प्रूव हो गया। ठीक, क्या क्या है, जहां k वेग स्थिरांक है, k क्या है बेटा, वेग स्थिरांक है, t क्या है, समय है, a क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, a माइनस x क्या है, शेष मात्रा है, x क्या है, वियोजन की मात्रा है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे, पूरा डेरिवेशन में हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से बेटा, क्या कहा जा रहा है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का निगमन करना है, सूत्र का समीकरण का डेरिवेशन करना है। तो हमने माना कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया हमारे पास जो है वो A gives that प्रोडक्ट। आपने देखा होगा, ध्यान दिया हो, मैंने इससे पहले एक और रिएक्शन लिखी हुई थी, A + B gives that प्रोडक्ट। वहां पर हमने दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लिए थे, वो भी अभिक्रिया हो जाती, लेकिन वो आभासी एकारोप अभिक्रिया हो जाती है। सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करनी होती है जब भी हम कोई फॉर्मूला या कुछ भी डिराइव करते हैं, तो सिंपलेस्ट चीज कहते हैं। ठीक है ना, तो सिंपलेस्ट रिएक्शन आपने ली, A gives that प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर आपने मान ली 1, तुरंत तो उत्पाद बनता नहीं है, 0 आफ्टर टी टाइम। कुछ समय बाद आप देखते हो यहाँ से कुछ टूटा, तो क्या टूटा, x टूटा, x हमारी वियोजन की मात्रा होगी, a माइनस x, और वहां पर बना क्या, x बना। फिर हमसे एक चीज की बात की जाती है, हमें पता होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यनुपातिक क्रिया के नियमानुसार जो भी अभिक्रिया का वेग होता है आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो टी समय बाद की जो सांद्रता हो उस पर निर्भर करेगा। dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस x। अब इसके बाद आपने कुछ नहीं करना था, केवल मैथ्स को फॉलो करना था। सबको पता होता है प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हमारा कांस्टेंट क्या आ गया बेटा, k आ गया, इक्वल k a माइनस x हो गया। आपने x वाले टर्म्स को एक साइड किया, इक्वेशन बनाई, जो भी इक्वेशन बनी उसका हमने समाकलन कर दिया। समाकलन का साइन ये होता है, सबको पता है, और इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब फॉर्मूला है, मैथ्स है। तो बेटा dx अपॉन a माइनस x फॉर्मूला वाइज आपको पता है, फॉर्मूले का क्या आंसर आएगा, तो log e a माइनस x होता है। और जिसका भी हम जब भी हम 1 का जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं तो वैल्यू वही आती है। जैसे यहाँ पर t के सापेक्ष किया तो kt हो गया, अगर यहाँ पर c लिखा होता c हो जाता, अगर यहाँ पर dx लिखा होता तो x हो जाता, जिसके सापेक्ष करते हैं वही आता है। दोनों पक्षों का किया, इसलिए समाकलन स्थिरांक c आ गया है। इस c की वैल्यू लाने के लिए हमने क्या किया, हमें पता था t 0 है तो x भी 0 होगा, तो वहां से हमें मिल गई c की वैल्यू। इस वैल्यू को हमने पुट किया है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 दोबारा लिखी मैंने आपके लिए, वैल्यू में आपने इक्वेशन नंबर 2 में आपने c की वैल्यू रख दी। c की वैल्यू रखने पर आपको k का मान कुछ मिला। चलिए फिर यहाँ पर मैंने आपको लॉग का फॉर्मूला भी बता दिया कि log m अपॉन n इक्वल्स होता है log m माइनस log n। इस चीज को फॉलो करते हुए हमने k की इक्वेशन निकाल दी। हमारे पास जो हमें डिराइव करना था वो मिल गया। कमी रहेगी केवल एक चीज की, यहाँ 1 की जगह पर कोई नंबर आता है, ऐसा हमने कुछ दे रखा था, पढ़ रखा था, है ना, वो नंबर कहाँ से आएगा। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि जब ऑन चेंजिंग बेस वैल्यू ऑफ log का
बेस यानी आधार परिवर्तित करने पर e से 10 में जाएंगे और e से 10 में जाते हैं तो इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ये मैथ्स में पढ़ते हैं, इसका एक अलग से डेरिवेशन होता है, आपको नहीं जानना है अभी यहाँ पर, कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिखते हैं, ओके ना। तो क्या आ जाएगा k = 2.303/t log 10 a/a-x। तो ये तो हुई बात हमारे यहाँ पर डेरिवेशन की, प्रथम कोटि अभिक्रिया की। लेकिन एक और इसके बाद एडिशनल आता है, वहां पर आपसे पूछते हैं कि आप सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता उसके अर्धायुकाल पर निर्भर नहीं करती है। तब इसे डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे, क्या बात होती है चलिए उसे भी देख लेते हैं। Add one more page, now look at here. क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके लिए। क्या है क्वेश्चन बेटा, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर, थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू, निर्भर नहीं करता है। चलिए सिद्ध करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें डिराइव भी करना होगा, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात करते हैं। हमें पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगा 2.303/t a/a-x। ये होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी डिराइव करके देखा। अब हमें बात करनी है अर्धायुकाल से संबंधित। तो जरा समझ लेते हैं अर्धायुकाल क्या होता है। बेटा अर्धायुकाल का मतलब वह समय जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसे क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं, ओके ना। अर्धायुकाल क्या होता है, वह समय जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसे हम लोग कहते हैं उस पदार्थ का अर्धायुकाल। जनरली ये जो टर्म्स है इसको हम लोग यूज करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए, रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए। तो चलिए जरा ध्यान से देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। टी आपका क्या बन रहा है अभी, टी अर्धायुकाल। इसलिए जो प्रारंभिक सांद्रता होगी ए वो कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली आधी। तो आ कहते हैं ना प्रारंभिक सांद्रता का आधा, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर आधी हो जाती है, यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं। देख लेते हैं क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर। हमारे पास चलिए ए तो हमारे पास आधी, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन है। क्या बोल रहा था मैं कि जो हमारे पास टी है वो क्या हो गया, टी हाफ हो गया, और ए तो ए ही रहेगा क्योंकि वो प्रारंभिक सांद्रता है। लेकिन आफ्टर टी हाँ क्या बचेगा हमारे पास, जो a माइनस एक्स है बेटा वो कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। शेष मात्रा हमारी कितनी बचेगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। तो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ आपका वह समय होता है जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, यानी कि a माइनस एक्स जो शेष मात्रा होगी वो अर्धायुकाल के बाद कितनी होगी, आधी होगी, एग्जैक्ट आधी होगी। ये बात कही जाती है। देखते हैं जरा ध्यान से, ये वैल्यू को हम लोग पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आप इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या आएगा बेटा, k =
2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए की जगह तो ए रखिएगा आप, और यहाँ पर a माइनस एक्स की जगह पर हो जाएगा a/2, ठीक है। ये 2 ऊपर जाएगा, कैलकुलेट करिए, log 2 आ जाएगा, और इस t की जगह में क्या लिखना होगा, t हाफ, तब क्या आएगा बेटा 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, log 2 की वैल्यू 2.303 upon t half into 0.3010. Now calculate it. फाइनली कुछ ऐसा हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए आ गया डिराइव होकर के। बस ये जो इक्वेशन आती है, इसी इक्वेशन के बिहाफ पर हम लोग अपनी बात को सिद्ध करते हैं। हमसे क्या कहा गया था, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि विक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अर्धायुकाल अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा अर्धायुकाल क्या आएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस अर्धायुकाल के समीकरण में क्या आपको कहीं भी सांद्रता का कोई टर्म दिख रहा है, ए दिख रहा है, एक्स दिख रहा है? तो रियलिटी ये है कि नहीं, इस इक्वेशन में हमारे पास ना तो ए है ना तो एक्स है। वैसे तो हमें ए की बात हो रही थी, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं करता है, यही तो आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पर ए है नहीं, ए क्या था, प्रारंभिक सांद्रता थी ना। तो जब ए नहीं है तो इससे हमारी बात सिद्ध होती है। आप सीधे लिखते हो, इस डेरिवेशन के बाद में लिखते हैं अतः, आप लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि उपरोक्त समीकरण में सांद्रता का कोई भी पद प्रयोग नहीं होता है, अतः यह बात सिद्ध होती है कि प्रथम कोटि विक्रिया का अर्धायुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ओके बेटा, सो आई गेस आपको चीजें समझ में आई होंगी, जरूर आप इनको ध्यान से पढ़ते रहिए। ओके चलिए, अभी हम लोग का एक न्यूमेरिकल बाकी है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो ये डेरिवेशन तो आपको कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग का एक न्यूमेरिकल बाकी है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग देख लेते हैं और फिर कुछ मल्टीपल क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन। लेकिन एक चीज थोड़ा सा जल्दी में हो गया है, रिटन की प्रॉब्लम है। देखिए मैंने डेरिवेशन जो किया था वहाँ पर सही लिखा हुआ है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, a माइनस एक्स लिखा हुआ है। आप t की जगह पर 0 और x की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x 0 हो गया है ना, a माइनस 0 मतलब क्या बचेगा, a, लॉग a बच रहा है यहाँ से, और ये तो पूरा 0 हो गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी बेटा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। तो वैल्यू हमारी होगी लॉग a। ओके, आप देखो मैंने जब इसे डिराइव किया है तो वैल्यू आपकी सही रखी होगी, वहाँ पर जस्ट गलत लिखा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। क्या था न्यूमेरिकल, एक पेज और ऐड कर दो। चलिए अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में आपसे कहा जा रहा था कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक समीकरण है, एक रिएक्शन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के आधार पर वो चल रही है। बेटा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में आपसे क्या कहा गया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उस प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समीकरण है, वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण हमारा रिएक्शन जो है वो 30% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में। 30% रिएक्शन वियोजन मात्रा में जो दी जा रही है वो कह रहे हैं कि 30% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है कितने में, 40 मिनट में। तो हमको निकालना है यहाँ पर अभिक्रिया का अर्धायुकाल। शॉर्ट में पूरी बातों को समझ लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, आपको दिया क्या क्या गया है, आपसे कह रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो 30% कंप्लीट होती है, संपन्न होती है, पूरी होती है कितनी देर में, 40 मिनट। तो टाइम दिया गया पहले आपको, उसकी बात करते हैं। टाइम दिया गया है 40 मिनट। बेटा आपको क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है, और कुछ दिया गया है, हाँ दिया गया है। आपको वियोजन की मात्रा दी जा रही है, वो कह रहे हैं 40% है। तो जब भी परसेंटेज में आपको वियोजन की 30% है मैडम, ये जो वैल्यू दी गई है ये आपको दी गई 30%। 40 मिनट तो टाइम था, ठीक है। कितना बेटा, 30%, ठीक। अब जब हम बात करते हैं कि अगर आपको वियोजन की मात्रा आपको परसेंटेज में दी जाती है तो आप यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा जो मानते हैं ना वो 100 लेते हैं, ठीक है, 100 मान लीजिए।
यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की और फटाफट से। अच्छा चलो एक चीज, आपको जो टी हाफ निकालना है, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, क्लास में कहता हूँ, बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि भाई जो भी हमें ज्ञात करना होता है सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप पहले उसी का फॉर्मूला लिख लो, उस फॉर्मूले के बिहाफ पे हमें पता चल जाता है कि हमें क्या ज्ञात करना है, क्या नहीं करना है। चलो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा आपका टी हाफ के लिए? आपने फॉर्मूला अभी अभी देखा था, होता है ना टी हाफ। तो चलिए के को आप इंटरचेंज भी कर लेंगे तो भी तो यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी हाफ इक्वल्स टू 693 अपॉन के। अब जरा देखो कहीं आपको के दिया गया है? नहीं दिया गया। तो भाई हमारा मेन काम क्या है कि ये जो गिवन वैल्यूज हैं उससे हमें क्या निकालना है? के निकालना है। अगर हमें के मिल गया तो उसके को यहाँ रखेंगे और हमें टी हाफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर, कैसे निकलेगा के। तो याद करिए प्रथम कोटि विक्रिया के लिए जो इक्वेशन आती है वहां पर वैल्यू के की तो आती है। प्रथम कोटि विक्रिया समीकरण से 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस x, ये होता है ना इक्वेशन में। पुट द वैल्यू इन राइट नाउ, कैलकुलेट 2.303 अपॉन टाइम 40 इंटू लॉग a अपॉन a माइनस x। ये कितना बेटा? 100 माइनस 30 क्या आ जाएगा? 70 आ गया। k इक्वल्स टू 2.303 40 लॉग 100 अपॉन 70। ओके, तो क्या आ गया? लॉग m बाई n लगाइए, 40 लॉग 10 माइनस लॉग 7। ये वैल्यू आ गया आपके पास, आ गई ना? वैल्यू रखिए, log 10 की वैल्यू रखेंगे, log 7 की वैल्यू रखेंगे। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर देता हूँ। log 7 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 7 की वैल्यू होती है 0.845। ओवरऑल वैल्यू पुट करिए और इसे कैलकुलेट कीजिए। तो जब आप ये वैल्यू रख करके पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आती है बेटा, वो वैल्यू आती है 0.1548 समथिंग ऐसे आता है। तो आप उसको 154 की जगह पर 0.155 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको के की वैल्यू मिल जाती है। इस पूरी के की वैल्यू हमको उठा करके यहाँ रख देनी है और फाइनली हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तब आप देखिए क्या आएगा, के इक्वल्स टू, चलिए क्या आ जाएगा, रखिए वैल्यू टी हाफ इक्वल्स टू ऐसे निकालना है, के नहीं लिखना है हमें, हटा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम समीकरण 1 से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन के है ना, के की वैल्यू रखिए 2.303 इंटू 0.154 इंटू 14 पर चला जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आप देखेंगे आंसर आ रहा है 77.77 मिनट। कई बार बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है तो उसको लिख देते हैं 77.78 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक क्लास में आपके और ले लूँगा जिसमें हम लोग केवल और केवल न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।